राज आईएएस अकादमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। और चूंकि हिंदी साहित्य के पिछले के कुछ वीडियोस की सीरीज में हम लोगों ने कई चीज़ों को देख रखा है, तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। इससे ठीक पहले के वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि हिंदी कहानी का जो विकास हो रहा है, उस विकास को हम लोग कई चरणों में बांटकर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, जिसमें से एक चरण था आपका पूर्व प्रेमचंद काल या पूर्व प्रेमचंद युग। इसका जो दूसरा चरण है हिंदी कहानी की विकास यात्रा का, वह है आपका प्रेमचंद प्रसाद युग। इसको आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एक हेडिंग बना लेते हैं, प्रेमचंद प्रसाद युग। प्रेमचंद प्रसाद युग। और इसका जो समयावधि है वह 1915 से लेकर 1936 ईस्वी तक है। नाम से ही स्पष्ट है यहाँ पर कि यह जो हिंदी कहानी की विकास यात्रा में ये जो युग है प्रेमचंद प्रसाद युग, यह दो प्रमुख व्यक्तियों के प्रभाव का युग है। एक तरफ इसमें प्रेमचंद है, दूसरे तरफ इसमें क्या है तो जयशंकर प्रसाद हैं। अगर इस युग की भूमिका अगर देखनी हो, इस युग के बारे में अगर लिखना हो कुछ, तो सबसे पहले एक भूमिका लिखेंगे और भूमिका से ही दो बातें स्पष्ट होंगी, दो बातें निकल करके सामने आएंगी, जिसमें एक तरफ आपके रहेंगे प्रेमचंद, इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, और दूसरी तरफ है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, इनके बारे में देखेंगे। क्योंकि प्रेमचंद के बारे में पूरा सिलेबस का जो कहानी वाला जो पोर्शन है, उसमें प्रेमचंद की विभिन्न कहानियों को ही हम लोगों को पढ़ना है। तो प्रेमचंद के बारे में यहाँ विशेष उल्लेख हम नहीं करेंगे, केवल उतना ही उल्लेख करेंगे जितना यहाँ पे जयशंकर प्रसाद के साथ तुलना हो जाए। हाँ, यहाँ भी जयशंकर प्रसाद के बारे में बहुत अधिक नहीं देखेंगे, केवल उतना ही कि प्रेमचंद से इनकी तुलना हो जाए और किस तरह से इस युग में इनका योगदान रहा है, इसको देखेंगे। इसको देखने के ठीक बाद हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद के बारे में कि उनका कहानी कला के क्षेत्र में या उनका साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान है। तो प्रेमचंद प्रसाद युग के बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं कि हिंदी कहानी का जो विकास यात्रा है उसमें 1915 से 1936 का जो युग है वह प्रेमचंद प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। यह हिंदी कहानी का दूसरा चरण है, द्वितीय चरण है। यह हिंदी कहानी का द्वितीय चरण है। और चूंकि इस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, और उस स्वतंत्रता आंदोलन को जो इस पीरियड में मोटे तौर पे 1920 के आसपास से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जो लीड करने वाले एक महान व्यक्ति थे, हम बात कर रहे हैं गांधी जी की। तो स्वतंत्रता आंदोलन का ये जो चरण था वो वस्तुतः गांधी युग का चरण था। तो 1915 से 1936 का जो हिंदी कहानी की विकास का जो युग है वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गांधी युग के समानांतर चला, गांधी युग के समानांतर चला। अब इस युग में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, विशेष करके हिंदी कहानी के क्षेत्र में, दो प्रमुख
व्यक्तियों का वर्चस्व रहा, जिसमें एक तरफ है प्रेमचंद और दूसरे तरफ है जयशंकर प्रसाद। तो इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। एक सामान्य परिचय देखेंगे इनका। हम परिचय में भी उन बातों को देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि उनका जन्म कब हुआ, उनका किनके साथ विवाह हुआ, उन्होंने किस प्रकार से लेखन की शुरुआत की, उनकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, हम इन चीजों को नहीं देखेंगे। जो लेखन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, जो लिखने योग्य होगा एग्जाम में, केवल उन बातों को देखेंगे। और दूसरी बात देखेंगे कि इनका योगदान क्या रहा, या इनकी कहानी की क्या विशेषता रही, योगदान या इनकी कहानी की विशेषताएं क्या रही, उन विशेषताओं पे हम गौर करेंगे। जयशंकर प्रसाद के बारे में भी ठीक वही बात देखेंगे, एक सामान्य परिचय देख लेंगे, एक सामान्य परिचय देख लेंगे, और दूसरा उनका देखेंगे कहानी के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में मोटे तौर पर इनका क्या योगदान रहा है, या इनकी साहित्यिक विशिष्टताएं क्या रही है। और इनको देखने के क्रम में इन दोनों महानुभावों की तुलना भी करेंगे हम। तो प्रेमचंद के बारे में ये कहा जाता है कि प्रेमचंद एक साथ कहानीकार के साथ साथ वे क्या थे, तो कहानीकार के साथ साथ उपन्यासकार भी थे। उन्होंने कहानियां तो लिखी, साथ साथ कुछ उपन्यास भी लिखे जो बहुत चर्चित उपन्यास है उनकी। तो इनके विषय में हम ये कह सकते हैं कहानीकार प्लस उपन्यासकार थे, कहानीकार प्लस उपन्यासकार थे। और कैसे हमें पता चला कि ये कहानीकार के साथ साथ एक उपन्यासकार भी थे, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि उन्होंने ढेर सारी कहानियां लिखी, जैसे पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, सौत, ठाकुर का कुआं। उपन्यास की अगर बात करें तो उनकी जो सर्व प्रमुख उपन्यास रही वो है आपका गोदान। तो इस तरह से ये कहानीकार भी थे और साथ साथ एक उपन्यासकार भी थे। उन्होंने ढेर सारी कहानियां रची और कुछ उपन्यास भी उन्होंने लिखे। जयशंकर प्रसाद के बारे में अगर बात करें परिचय, सबसे पहले इन्हीं को देख लेते हैं, प्रेमचंद को ही देख लेते हैं हम। तो एक दूसरी बात इसमें हम ये देखते हैं प्रेमचंद के विषय में कि चूंकि उस समय भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और स्वतंत्रता आंदोलन में भी एक व्यक्ति का प्रभाव पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस समय दिख रहा था, और वह था गांधी। न केवल भारतवर्ष में बल्कि वैश्विक स्तर पर उनकी जो विचारधारा थी, लोग उनकी विचारधारा से प्रभावित हो रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि प्रेमचंद पर और जयशंकर प्रसाद पर भी उनकी विचारधारा का कुछ प्रभाव तो पड़ना लाजमी था, कुछ प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। तो गांधी के कुछ विचारधारा का, कुछ उनके चिंतन का प्रभाव प्रेमचंद पर भी पड़ा। वे गांधी के किन बातों से प्रभावित थे, तो वे गांधी के सत्याग्रह से प्रभावित थे, सत्याग्रह नामक विचारधारा से प्रभावित थे। वे गांधी के अहिंसा रूपी विचारधारा से प्रभावित थे। इतना ही नहीं, वे गांधी के हृदय परिवर्तन जैसे विचारधारा या चिंतन से भी प्रभावित थे। हृदय परिवर्तन जैसी विचारधारा से भी वे प्रभावित थे। और इन्हीं का प्रभाव था, इन सब से प्रभावित होकर के उन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में या कहानी के क्षेत्र में सामाजिक यथार्थवाद की परंपरा को तवज्जो दिया, सामाजिक यथार्थवाद की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। सामाजिक यथार्थवाद,
सामाजिक यथार्थवाद की परंपरा को आगे बढ़ाया। परंपरा को वो क्या किए? आगे बढ़ाया। सामाजिक यथार्थवाद का सीधा सीधा मतलब होता है, यथार्थवाद का मतलब होता है सच्चाई, जो सत्य है, जो चीजें घटित हो रही है वो। और सामाजिक का मतलब होता है समाज से जुड़ा हुआ। तो उस समय की जो समाज की जो सच्चाइयां थी, समाज में जो घटनाएं घटित हो रही थी, मुंशी प्रेमचंद ने क्या किया? उनको अपने साहित्य में स्थान दिया, उनको अपने कहानी में स्थान दिया। और कहानी में स्थान दिया, सामाजिक यथार्थवाद की परंपरा को एक विशेष स्थान दिया अपनी कहानी में। और उनका जो केंद्र बिंदु था, केंद्रीय बिंदु कहानी का हो या फिर उपन्यास का हो, इनके केंद्र में क्या रहा? उन्होंने जितनी भी कहानियां लिखी हो या जो भी उपन्यास लिखे हो, उन सब का केंद्र बिंदु क्या रहा? तो वंचित वर्ग। वंचित वर्ग। और वंचित वर्ग में भी कौन कौन? तो मूल रूप से स्त्रियों से संबंधित उन्होंने कुछ कहानियां रची, मजदूरों से संबंधित और फिर किसानों से संबंधित। यानी कि स्त्री, मजदूर और किसान के शोषण दमन का उन्होंने एक सजीव चित्रण प्रस्तुत किया अपनी कहानी के, अपनी लेखनी के माध्यम से। तो ये रहा उनका योगदान। यहां पर एक शब्द लिखे हैं यथार्थवाद। अब ऐसा नहीं है कि जब से वो कहानी लिखना शुरू कर दिए तभी से वो यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं था। बल्कि आरंभिक दौर में प्रेमचंद की जो कुछ कहानियां हैं, उन कहानियों में आदर्शवादी प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है। तो यद्यपि इस दौर की उनकी जो कहानियां हैं उनमें यथार्थवादी दृष्टिकोण हावी दिखता है, यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रचुरता दिखती है। तथापि यह कहना सर्वथा अनुचित होगा कि उन्होंने शुरू से ही यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाया, बल्कि आरंभ में उनकी रचनाओं में आदर्शवादी प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है। तो उनकी जो आरंभिक रचना थी, आरंभिक रचना में यथार्थवादी प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है, यथार्थवादी प्रवृत्ति की झलक देखने को मिलती है। तो इतनी बातें आप लिख सकते हैं इसमें प्रेमचंद के बारे में। प्रेमचंद प्रसाद युग को जब डील कर रहे होंगे आप। अब जयशंकर प्रसाद का अगर परिचय देखना हो तो इसमें लिखेंगे ये बहुमुखी प्रतिभा के एक धनी व्यक्तित्व थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। अब बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति कहने का मतलब है कि उन्होंने एक साथ कई क्षेत्रों में योगदान दिया। वे एक साथ कहानीकार थे, वे कवि थे, उपन्यासकार थे, नाटककार थे और समीक्षक भी थे। उन्होंने कई कहानियां लिखी, जिसमें आपका आकाशदीप और आपका पुरस्कार, फिर आपका मधुआ जैसी जो कहानियां हैं वो चर्चित हुई। अगर उनकी कहानी की अगर बात करें तो उन्होंने कई कहानियां लिखी, जिसमें आपका आकाशदीप और पुरस्कार उल्लेखनीय है। जहां प्रेमचंद गांधी के सत्याग्रह, अहिंसा और हृदय परिवर्तन जैसी विचारधारा से प्रभावित थे, तो वहीं जयशंकर प्रसाद गांधी की कुछ अन्य विचारधारा, कुछ अन्य चिंतन मनन से प्रभावित थे। वो कौन सी चिंताएं थी जिनसे जयशंकर प्रसाद प्रभावित हुए? गांधी की वे कौन सी विचारधारा थी जिनसे जयशंकर प्रसाद प्रभावित थे? तो गांधी के आध्यात्मवाद और व्यक्तिवाद से प्रभावित थे। आध्यात्मवाद और व्यक्तिवाद से प्रभावित थे, व्यक्तिवाद से प्रभावित।
और उन्होंने गांधी के आध्यात्मवाद और व्यक्तिवाद से प्रभावित होकर के जो साहित्य रची, उन साहित्यों में या उन रचनाओं में या उन कहानियों में मानसिक या मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद को स्थान दिया, मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद की परंपरा को आगे बढ़ाया, यथार्थवाद को स्थान दिया। और इनकी कहानी के केंद्र में क्या था? तो इनके कहानी के केंद्र में आप देखेंगे कि वही स्त्री या नारी चरित्र इनकी कहानी के केंद्र का, इनके कहानी का जो मुख्य विषय था वह स्त्री या नारी का चरित्र रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी रचना में नाटकीयता और स्वच्छंदतावाद जैसे तत्वों को भी स्थान दिया। जैसे हम आपका आकाशदीप की नायिका चंपा की अगर बात करें, या फिर पुरस्कार की जो नायिका है मधुलिका, पुरस्कार एक कहानी है, उसकी नायिका मधुलिका थी, इन दोनों की बात करें तो इन दोनों के जो चरित्र हैं, इनके चरित्रों में कहीं ना कहीं नाटकीयता वाला जो ड्रामेटिक एलिमेंट जो है वो आपको दिखाई पड़ता है। तो ये इनका योगदान था। अब इसी बात को अगर सिस्टमेटिक वे में अगर एग्जाम में लिखना हो, अगर प्रश्न ये आ जाए कि प्रेमचंद प्रसाद युग पर टिप्पणी लिखें, तो कैसे लिखेंगे? इसको इस तरह से लिखेंगे, आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। हिंदी कहानी की विकास यात्रा में 1915 से 1936 का जो काल है वह प्रेमचंद प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। यह हिंदी कहानी के विकास का द्वितीय चरण था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गांधी युग के समानांतर चला। वस्तुतः यह युग दो प्रमुख व्यक्तियों के वर्चस्व का युग था कहानी के क्षेत्र में, जिसमें एक तरफ मुंशी प्रेमचंद थे तो दूसरी तरफ जयशंकर प्रसाद थे। प्रेमचंद एक साथ कहानीकार और उपन्यासकार भी थे। उन्होंने कई चर्चित कहानियां और उपन्यास लिखे जिनमें पंच परमेश्वर, सौत और गोदान सर्व प्रमुख हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व थे। वे एक साथ कहानीकार के साथ साथ उपन्यासकार, नाटककार, समीक्षक, कवि, ये सब कुछ हुए और उन्होंने इस दौरान कई रचनाएं रची जिसमें आकाशदीप पुरस्कार उल्लेखनीय है या प्रमुख है। चूंकि यह युग स्वतंत्रता आंदोलन के गांधी का युग था, आप ऐसा कह सकते हैं, इसलिए गांधी की विचारधारा का प्रभाव इन पर पड़ना लाजमी था। जहां प्रेमचंद गांधी के सत्याग्रह, अहिंसा और हृदय परिवर्तन जैसे सिद्धांतों से प्रभावित थे, तो वहीं जयशंकर प्रसाद गांधी के आध्यात्मवाद और व्यक्तिवाद से प्रभावित थे। इनसे प्रभावित होकर जहां प्रेमचंद ने अपनी रचना में सामाजिक यथार्थवाद को स्थान दिया, तो वहीं जयशंकर प्रसाद ने मानसिक या मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। प्रेमचंद की रचनाओं के केंद्र में वंचित वर्गों का शोषण को दिखाना था और यही कारण है कि उनकी जो अधिकांश रचनाएं हैं वो कहीं ना कहीं स्त्री, मजदूर या किसानों के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का जो केंद्रीय बिंदु था वह भी कहीं ना कहीं स्त्री के इर्द गिर्द घूमता है और उनकी रचनाओं में
नाटकीयता और स्वच्छंदतावादी तत्वों की प्रचुरता भी दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को डील कर सकते हैं। अब चूंकि प्रेमचंद के बारे में सिलेबस में लगा हुआ है, प्रेमचंद की विभिन्न कहानियों को पढ़ना है, प्रेमचंद का जो संवेदनात्मक पक्ष है उसको पढ़ना है, प्रेमचंद का जो शिल्पगत या शैली वाला जो पक्ष है उसको पढ़ना है। तो यहाँ पर हम प्रेमचंद के बारे में विशेष जानकारी आपको नहीं देंगे। हाँ, जयशंकर प्रसाद के बारे में बहुत कुछ पढ़ना नहीं है कहानी के विषय में, इसलिए जयशंकर प्रसाद के विषय में थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर ऐसा आ जाए कि जयशंकर प्रसाद की कहानी कला की विशेषताओं को लिखें या जयशंकर प्रसाद पर टिप्पणी लिखें, तो आप उस स्थिति में रहें कि 150 या 200 शब्द आप आसानी से लिख सकें। तो जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ा विशेष जानकारी हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो अपना एक हेडिंग बना लेते हैं, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। और इनके बारे में 2-3 बातें हम देखेंगे। एक तो एक सामान्य परिचय देखेंगे, और परिचय में भी हम उन बातों को नहीं देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता का नाम क्या था, आदि आदि चीजें, बल्कि ये देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो, एग्जाम में जो प्रश्न है आप उसको डील करें, यानी कि लेखन कला के दृष्टिकोण से जो बातें महत्वपूर्ण है जयशंकर प्रसाद के बारे में, उन्हीं को देखेंगे हम यहाँ पर। इनकी प्रमुख कृतियों को देखेंगे, यानी कि इनकी प्रमुख कहानियों को देखेंगे, उन्होंने कौन कौन सी कहानियां लिखी इसको देखेंगे। इसके अलावा इनका क्या योगदान रहा उनको देखेंगे, या कहानी कला की विशेषता, इनकी कहानी कला की जो विशेषताएं हैं, कहानी कला की विशेषताएं हम उनको देखेंगे। और कहानी कला की विशेषताओं की बात करें तो इसको भी 2 भागों में बांट करके देखेंगे। एक संवेदना वाला हिस्सा देखेंगे, संवेदनात्मक पक्ष, और दूसरा देखेंगे शिल्प वाला हिस्सा। संवेदना का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि कहानी में क्या कहा जा रहा है, और शिल्प का मतलब होता है कि उस बात को कैसे व्यक्त किया जा रहा है या कैसे कहा जा रहा है। इतना देखने के बाद एक चीज और देखेंगे, इसका एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे, एक निष्कर्ष देख लेंगे, क्योंकि बिना निष्कर्ष का अगर किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं और बिना निष्कर्ष का छोड़ें तो ठीक वैसे ही लगता है जैसे आप किसी डिबेट में हिस्सा ले रहे थे और बीच डिबेट को छोड़ करके आप बीच में ही चले गए। तो हर चीज का निष्कर्ष होना जरूरी है। परिचय में जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। कैसे पता चला कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे? तो वे एक साथ कहानीकार थे, वे कवि थे, उपन्यासकार थे, नाटककार थे और समीक्षक भी थे। कहानीकार कैसे थे? तो उन्होंने कई कहानियां लिखी, जैसे आपका आकाशदीप। कई कहानी कहने का मतलब है, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है कि उनकी जो कुल कहानी है, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कुल 69 कहानियां लिखी, जिनमें कुछ कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई। उनमें एक है आकाशदीप,
और दूसरा है आपका पुरस्कार। फिर है आपका मधुआ, और एक है गुंडा। कैसे आप कह सकते हैं कि वे एक कवि भी थे? तो उन्होंने एक कविता की रचना की जिसका नाम है कामायनी। कामायनी। वे उपन्यासकार भी थे। आप कैसे कह सकते हैं कि उपन्यासकार भी थे? तो उन्होंने कंकाल और तितली जैसी उपन्यास भी लिखी। कंकाल और तितली जैसे उपन्यास भी लिखे। वे नाटककार थे। आप कैसे कह सकते हैं? तो उन्होंने स्कंदगुप्त जैसे नाटक भी लिखे। स्कंदगुप्त। कैसे आप कह सकते हैं कि वे समीक्षक भी थे? तो उन्होंने कुछ समीक्षा भी प्रस्तुत की। जैसे हम देखते हैं कि काव्य कला की समीक्षा प्रस्तुत की। तो ये बातें हम लिखेंगे जयशंकर प्रसाद के परिचय के बारे में कि जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वे एक साथ कहानीकार, कवि, उपन्यासकार, नाटककार और समीक्षक भी हुए। ठीक है। उन्होंने आकाशदीप, पुरस्कार, मधुआ और गुंडा जैसी कहानियां लिखी। तो कामायनी जैसी सुप्रसिद्ध कविता भी, कंकाल और तितली जैसी उपन्यास भी रची, तो स्कंदगुप्त जैसा नाटक भी लिखा। ठीक है। तो ये पहली बात। दूसरी बात, वे गांधी के दो विचारधारा से प्रभावित थे। तो गांधी के कौन कौन विचारधारा से प्रभावित थे? तो गांधी के आध्यात्मवाद से प्रभावित थे, आध्यात्मवाद से प्रभावित थे, और गांधी के व्यक्तिवाद से प्रभावित थे। अच्छा, कहानियों के बारे में आप अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहीं पर हम इसका उल्लेख कर चुके हैं कि उन्होंने कुल 69 कहानियां लिखी, जिसमें एक है आकाशदीप, दूसरा है पुरस्कार, फिर है मधुआ और फिर है गुंडा। आकाशदीप की जो नायिका है उसका नाम है आपका चंपा, और पुरस्कार की जो नायिका है उसका नाम है आपका मधुलिका। इसी तरह से जो गुंडा है उसका गुंडा जो कहानी है उसका जो चरित्र है या पात्र है, उसके पात्र का नाम है आपका नन्हकू सिंह। अब इस कहानी में जो दो का उल्लेख किए हैं, एक आकाशदीप और दूसरा पुरस्कार, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम। और इसको कहाँ जानेंगे? तो संवेदनात्मक और शिल्पगत पक्ष में हम इसको जानेंगे। जहां तक प्रसाद की कहानी कला के क्षेत्र में योगदान की बात करें, तो संवेदना के स्तर पर उन्होंने मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाया। मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी या मनोविश्लेषणवादी परंपरा को स्थान दिया। मनोविश्लेषणवादी परंपरा को स्थान दिया। मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणवादी परंपरा, इसमें भी आप यथार्थवादी शब्द को जोड़ लीजिए। मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी या यथार्थवादी परंपरा, मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी परंपरा या मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणवादी यथार्थवादी परंपरा को स्थान दिया। मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी या मनोविश्लेषणवादी यथार्थवादी का सीधा सीधा मतलब होता है, इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक शब्द है मनोविज्ञान और दूसरा शब्द है यथार्थवाद। यथार्थवाद का मोटा मोटा मतलब यह होता है कि जो घटनाएं घट रही हैं, वास्तविक जीवन में घट रही है, यदि साहित्य के क्षेत्र में हूबहू उन चीजों का उल्लेख कर दिया जाए जो वास्तविक जीवन में घट रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? आपका यथार्थवाद कहलाएगा। और मनोविश्लेषणवाद का मतलब होता है व्यक्ति के मन के भीतर क्या चल रहा है, उसके मन के फांक को पाठक तक पहुंचा देना। पाठक पढ़े तो उसको ये एहसास हो जाए कि
अमुक चरित्र के मन में क्या चल रहा है, उसके चरित्र के मन के भीतर प्रवेश कर उसके मन की बात को पाठक सहजता से जान सके, समझ सके। अगर किसी रचना में ये दो एलिमेंट है तो हम कह सकते हैं कि वह रचना कैसा है, मनोविश्लेषणवादी यथार्थवादी रचना है वह, या मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी रचना है। तो इस युग के दो कहानीकार हुए। एक कहानीकार का नाम था आपका जयशंकर प्रसाद और दूसरा का नाम था मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जहां सामाजिक यथार्थवादी परंपरा को अपने साहित्य क्षेत्र में स्थान दिया, तो वहीं जयशंकर प्रसाद ने अपने कहानी के क्षेत्र में मनोविश्लेषणवादी यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। अब उन्होंने जो रचनाएं रची उसमें कई चीजें आपको दिखती है। एक तो रोमांटिसिज्म दिखता है, रोमांटिसिज्म यानी कि स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदतावाद दिखता है। रोमांटिसिज्म या स्वच्छंदतावाद का मतलब आप जो समझ रहे होंगे रोमांटिक हो जाना, ऐसा नहीं है। साहित्य के क्षेत्र में रोमांटिसिज्म या स्वच्छंदतावाद का अर्थ होता है जिस रचना में प्रेम केंद्र में होगा, जिस रचना में प्रकृति केंद्र में होगा, द्वंद्व की अधिकता होगी, ये सब क्या कहलाएगा, आपका रोमांटिसिज्म या स्वच्छंदतावादी रचना होगी। तो उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी ने जो रचनाएं रची उसमें स्वच्छंदतावाद वाला जो एलिमेंट था, स्वच्छंदतावाद वाला जो तत्व था, उस तत्व की प्रचुरता देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, उनकी रचनाओं में नाटकीयता भी देखने को मिलती है, नाटकीयता। और नाटकीयता का मतलब होता है जिसमें नाटक वाला एलिमेंट हो। किसी रचना में नाटक वाला एलिमेंट होगा, यह कब कहेंगे, तो जब किसी रचना में दो चीजें हो तो कहेंगे कि वो रचना कैसा है, तो उस रचना में नाटकीयता उपस्थित है। जैसे आकस्मिकता हो और दूसरा द्वंद्व हो। क्या हो, आकस्मिकता हो और दूसरा द्वंद्व हो। आकस्मिकता का सीधा सीधा मतलब होता है अचानक से कोई घटना का घट जाना, और द्वंद्व का सीधा सीधा मतलब होता है, आप एग्जाम्पल से इसको समझिए। जैसे कोई व्यक्ति है और किसी के बारे में कुछ सोच रहा है, वह उसके बारे में पॉजिटिव थिंक कर रहा है, कुछ अच्छी बातें सोच रहा है, अचानक से उसके मन में एक विद्रोह होने लगा और वह उसके बारे में एक निगेटिव चीज सोचने लगा। फिर विद्रोह होता है उसके मन में और उसके बारे में एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक बातें सोचने लगता है। अगर किसी व्यक्ति के मन में इस प्रकार की गतिविधियां चल रही है तो क्या कहेंगे, उसके भीतर द्वंद्व हो रहा है, उसके भीतर अंतर द्वंद्व हो रहा है। तो जिस रचना में या जिस कहानी में ये दो एलिमेंट होंगे, आकस्मिकता और द्वंद्व, आकस्मिकता यानी कि अचानक से घट जाना, अंतर्द्वंद मतलब मन के भीतर का जो संघर्ष है, अगर ऐसा कुछ दिखता है तो हम कहेंगे कि वो रचना कैसा है, नाटकीयता से युक्त रचना है। प्रसाद के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्होंने जो रचनाएं रची न केवल नाटकीयता से युक्त था, बल्कि उनकी रचना में सांस्कृतिक राष्ट्रवादी तत्व भी दिखाई पड़ता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का तत्व भी उनकी रचना में आप सहजता से देख सकते हैं। तो एक तरफ हो गया आपका रोमांटिसिज्म या स्वच्छंदतावाद, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि नाटकीयता यानी कि आकस्मिकता और द्वंद्व जैसा तत्व उपस्थित है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि सांस्कृतिक राष्ट्रवादी तत्व या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाला तत्व भी दिख रहा है। और इनके जो कहानियां हैं, इनकी कहानी के केंद्र में कौन रहता है, तो नारी चरित्र, स्त्री चरित्र इसके केंद्र में रहता है। और वो चरित्र भी कैसा होता है, तो महान चरित्र, यानी कि स्त्रियों की महानता को इनकी कहानियों के माध्यम से दिखाने का विशेष प्रयास किया जाता है। अब अगर उदाहरण देना हो नाटकीयता, किस किस कहानी में नाटकीयता वाला एलिमेंट दिखता है,
तो इसके दो उदाहरण आप दे सकते हैं। एक तरफ है आपका आकाशदीप, एक तरफ है आपका आकाशदीप, और दूसरा उदाहरण आप दे सकते हैं पुरस्कार का। किसका उदाहरण दे सकते हैं? तो पुरस्कार का उदाहरण दे सकते हैं। आकाशदीप की जो नायिका है वह है चंपा। मतलब आकाशदीप एक कहानी है, उस कहानी का जो जो नायिका है वह क्या है? चंपा है। चंपा नाम की एक नायिका है, और चंपा अपने नायक से, यानी कि कहानी का एक अन्य पात्र है कोई जो नायक है, उस नायक से गहरा प्रेम करती है। किंतु जब ये पता चल जाता है कि उसके पिता का हत्या हो गया है और वह हत्यारा को ढूंढने का प्रयास कर रही है, किंतु जब अंततः ये पता चल जाता है कि उसके पिता का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि वह व्यक्ति है जिससे वह अत्यंत प्रेम कर रही है, यानी कि नायक, तो वह गहरा एक अंतर्द्वंद होता है। उसके प्रति एक, आप ये कह सकते हैं कि नफरत वाला विचार उसके मन में आता है, और उस नायक का वह हत्या करने का, यानी कि मारने का प्रयास भी करती है। एक निश्चय करती है कि नायक की हत्या कर देंगे, लेकिन वैसा कर नहीं पाती है। तो सीधे सीधे आप देख रहे हैं कि आकाशदीप की जो नायिका है चंपा, हम यहाँ लिख भी लेते हैं, आकाशदीप की जो नायिका है उसका नाम क्या है? तो चंपा। तो चंपा के चरित्र में नाटकीयता वाला एलिमेंट भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से पुरस्कार की एक नायिका है मधुलिका। पुरस्कार की एक नायिका है मधुलिका। मधुलिका अपने नायक से गहरा प्रेम करती है, किंतु जब उसको ये पता चल जाता है, इसका जो नायिका है उसका नाम क्या है? मधुलिका, और ये जो मधुलिका है अपने नायक से गहरा प्रेम करती है, किंतु जब ये पता चल जाता है कि उसका जो नायक है वह देशद्रोही है, तो वह सच्चाई उजागर करने का प्रयास करती है और सच्चाई उजागर भी करती है। लेकिन जब उसको बुलाया जाता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप बहुत अच्छा कार्य किए हैं, अब आपको पुरस्कार दिया जाएगा, तो जब पुरस्कार देने का नौबत आता है, उसको पुरस्कार देने की बारी आती है मधुलिका को, तो वह गहरे अंतर्द्वंद से, अपने मन में उसका एक गहरा अंतर्द्वंद होने लगता है, और वह उसको लगता है कि हमने ये क्या कर दिया। अपने लिए वो प्राण दंड मांगती है। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि नाटकीयता वाला एलिमेंट आपको दिख रहा है इसमें भी मधुलिका के माध्यम से। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अगर बात करें तो मधुलिका के माध्यम से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी आपको दिखाई पड़ता है। कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति एक गहरा प्रेम मधुलिका के मन में है, और यही कारण है कि एक अन्य व्यक्ति के साथ जो प्रेम कर रही है, अपने नायक की सच्चाई का वो पर्दाफाश भी करती है। राष्ट्रवादी प्रेम से प्रेम जो है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ने लगता है उसके जो नायक से जो प्रेम कर रही है उस पर। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी आप पुरस्कार की नायिका मधुलिका के माध्यम से देख सकते हैं। जहां तक नारी चरित्र की महानता की बात है, यह भी प्रसाद की कहानी कला का एक अन्य पक्ष है कि उनके जो नारी का जो चरित्र है, उनके जो पात्र हैं, आप उनका जो चरित्र होगा वो कैसा होगा? तो महान चरित्र होगा, और चरित्र ऐसा होगा कि जो कहानी या कविता कुछ भी कहें प्रसाद ने लिखी है, उनमें जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स के का जो न्यौछावर का जो भावना है, त्याग का भावना जो रहता है, या समर्पण का जो भावना है, वह पाठक के मन पर अमिट प्रभाव छोड़ता है। और ऐसा अगर उदाहरण देखना हो तो हम देख सकते हैं कामायनी की नायिका श्रद्धा और ईरा में ऐसा देख सकते हैं। कामायनी की नायिका श्रद्धा और ईरा में ये दो तत्व आपको दिखाई पड़ता है। तो ये तो संवेदनात्मक हिस्सा रहा, संवेदना वाला पक्ष रहा। और दूसरा, अगर शिल्प की अगर बात करें तो इनका जो शिल्प है वो शिल्प के क्षेत्र में भी बड़ा ही जबरदस्त कार्य इन्होंने किया है। जहाँ तक भाषा की बात करें तो इनकी जो भाषा है
वो काव्यात्मक है। और इस काव्यात्मक भाषा में उन्होंने कहीं कहीं बिंब का प्रयोग किया है, कहीं कहीं प्रतीक का प्रयोग किया है, और कहीं कहीं उन्होंने लय का प्रयोग किया है। और इन प्रयोगों के माध्यम से अपनी कहानी के शिल्पगत विशेषताओं में उन्होंने चार चांद लगाने का कार्य किया है। बिंब का मतलब आप समझ लीजिए, मोटा मोटा बिंब का मतलब ये होता है, यदि मैं कुछ भी कहूं कि एक व्यक्ति था, वह रास्ते मार्ग से गुजर रहा था, वह जिस मार्ग से गुजर रहा था उस मार्ग के बाएं ओर एक बड़ा सा पहाड़ था। वह सोच ही रहा था कुछ कि तभी अचानक से पहाड़ के शिखर से एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ नीचे गिरा। हम ये जो बात आपको, मैंने ये जो बातें आपको बताई, आपके मन के भीतर, आपके मस्तिष्क के भीतर एक चित्र उभर करके आया। तो ये जो चित्र है वो क्या है? ये बिंब है। तो प्रसाद की कहानियों में ये एलिमेंट आपको दिखता है। प्रतीक का जिसको अंग्रेजी में सिंबल कहते हैं, संकेत कहते हैं, हिंदी में उसी को प्रतीक कहा जाता है। लय का मतलब होता है जहां पे एक लयबद्धता हो, रिदम हो, एक फ्लो हो। तो इनकी जो भाषा होती है वो काव्यात्मक भाषा का प्रयोग इन्होंने खूब किया है, और उसमें भी बिंब और प्रतीक और लय के माध्यम से भाषा को और उन्नत बनाने का उन्होंने, या शिल्पगत बनाने का कार्य किया है। दूसरा, भाषा शैली की दूसरा जो विशेषता है, वो विशेषता अगर देखें तो उन्होंने एक तरफ वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है, कहीं कहीं वर्णनात्मक शैली, तो कहीं कहीं उन्होंने पत्र शैली का भी प्रयोग किया है, पत्र शैली, कहीं कहीं आत्मकथा शैली का, आत्मकथा शैली, और कहीं कहीं संलाप शैली का उन्होंने प्रयोग किया है। तो सर्वाधिक प्रयोग जो किया है उन्होंने वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। अब ये वर्णनात्मक शैली क्या होता है, पत्र शैली क्या होता है, या फिर आत्मकथा शैली क्या होता है, या संलाप शैली क्या होता है, इसके बारे में एक अलग वीडियो में देखेंगे कि इनका विशेष मतलब क्या होता है। अब मोटा मोटा मतलब यहाँ पर ये समझे कि जिस रचना में वर्णन की अधिकता होगी वो वर्णनात्मक शैली कहलाएगा। जिस रचना में पत्र के माध्यम से कहानी आगे बढ़ेगा वो कहानी का कौन सा शैली कहलाएगा, तो पत्र शैली कहलाएगा। जिस रचना में मैं शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है वह रचना कैसा होगा, आत्मकथा शैली वाला होगा। और जिस रचना में संलाप की अधिकता कहीं दिखेगी उस रचना में वो रचना कैसा होगा, आपका संलाप शैली का सुंदर उदाहरण होगा। अगर हम बात करें आत्मकथा शैली की तो इनकी कुछ कहानियों को हम देख सकते हैं आत्मकथा शैली के रूप में, और कुछ कहानी को हम संलाप शैली के रूप में देख सकते हैं। मैं उदाहरण भूल रहा हूं। जी, इनकी रचनाओं में एक है चित्र वाले पत्थर, आंधी और ग्राम गीत। ये आत्मकथा शैली के उदाहरण है, और आकाशदीप संलाप शैली के उदाहरण है। तो आत्मकथा शैली के उदाहरण कौन कौन हो गए, तो चित्र वाले पत्थर एक हो गया, और दूसरा है आपका आंधी और ग्राम गीत। आप लिखने से लिख लें, चित्र वाले पत्थर, चित्र वाले पत्थर, आंधी और ग्राम गीत। ये किसके उदाहरण है, तो आत्मकथा शैली के उदाहरण है। और संलाप शैली के उदाहरण कौन है, तो आकाशदीप, आकाशदीप किस शैली के उदाहरण है, तो संलाप शैली के उदाहरण है। तो ये इनका आपका कलागत विशेषताएं रही जयशंकर प्रसाद की। निष्कर्ष के रूप में आप क्या लिख सकते हैं, तो निष्कर्ष के रूप में आप लिख सकते हैं कि अंततः यह कहा जा सकता है कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचना में स्वच्छंदतावाद, नाटकीयता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद
और नारी चरित्र की बहुलता के संयोजन से मनोविश्लेषणवादी परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया, या मनोविश्लेषणवादी परंपरा को स्थापित करने का कार्य किया, जिसे आगे चल करके जैनेन्द्र, अज्ञेय और ईलाचंद्र जोशी ने बढ़ाया, या जिसे जैनेन्द्र, ईलाचंद्र जोशी और अज्ञेय नामक महानुभावों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया। किसको आगे बढ़ाने का कार्य किया? तो ये जो मनोविश्लेषणवादी परंपरा को इन्होंने जो एस्टेब्लिश किया था, उसको आगे बढ़ाने का कार्य 3 व्यक्तियों ने किया, जिसमें एक है आपका जैनेन्द्र, दूसरा है ईलाचंद्र जोशी और तीसरा है आपके अज्ञेय। तो इस तरह से आप जयशंकर प्रसाद को डील कर सकते हैं। एक फ्लो में अगर लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद हिंदी कहानी की विकास यात्रा के द्वितीय चरण के एक प्रमुख कहानीकार हैं। वस्तुतः यह केवल कहानीकार नहीं है, बल्कि कहानीकार के साथ साथ कवि, उपन्यासकार, नाटककार और समीक्षक भी हैं। चूंकि इनमें ये सारी विशिष्टताएं एक साथ पाई जाती है, इसलिए ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे, चूंकि जिस समय ये रचना रच रहे थे या कहानियां लिख रहे थे, वह युग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गांधी युग का चरण था, इसलिए गांधी के आध्यात्मवाद और व्यक्तिवाद का प्रभाव इन पर खूब पड़ा, और गांधी के आध्यात्मवाद और व्यक्तिवाद से प्रभावित होकर इन्होंने अपनी रचनाओं को रचा। जहां गांधी के हृदय परिवर्तन, सत्य या सत्याग्रह, अहिंसा जैसे सिद्धांतों से प्रभावित होकर मुंशी प्रेमचंद ने सामाजिक की यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाया, तो वहीं जयशंकर प्रसाद ने मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणवादी यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इतना ही नहीं, उनकी रचनाओं में रोमांटिसिज्म या स्वच्छंदतावाद, नाटकीयता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और नारी चरित्र का सुंदर संयोजन दिखाई पड़ता है। नाटकीयता के सुंदर उदाहरण आकाशदीप और पुरस्कार हैं, क्योंकि आकाशदीप की नायिका चंपा अपने नायक से गहरा प्रेम करती है, किंतु जब उसे पता चलता है कि उसका नायक ही उसके पिता का हत्यारा है, तो वह गहरे अंतर्द्वंद से भर जाती है और नायक की हत्या करने का निश्चय करती है, किंतु अंततः वह नहीं कर पाती है। ठीक इसी प्रकार से पुरस्कार की नायिका मधुलिका को जब यह पता चलता है कि उसका प्रेमी ही राष्ट्रद्रोही है, तो वह भी गहरे अंतर्द्वंद से भर जाती है और किसी प्रकार से सच्चाई उजागर करती है। लेकिन जब उसको पुरस्कार देने की बात की जाती है, तो वह अपने लिए प्राण दंड मांगती है। पुरस्कार की नायिका मधुलिका के माध्यम से जयशंकर प्रसाद के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी अभिव्यक्ति हुई है। जयशंकर प्रसाद के कहानी कला का एक अन्य पक्ष नारी चरित्रों की महानता है। क्योंकि जयशंकर प्रसाद के जो नारी चरित्र हैं, वे अपने समर्पण और त्याग से पाठक के मन पर अमिट प्रभाव छोड़ते हैं और गहरा असर पाठक पर पड़ता है। उदाहरण की अगर बात करें, उदाहरण के लिए कामायनी की जो नायिका हैं श्रद्धा और ईरा, उनमें ये प्रवृत्ति दिखाई पड़ता है। जहां तक प्रसाद की शिल्पगत विशेषताओं की बात है, तो उनकी जो शैलीगत विशेषताएं हैं वो भी संवेदनागत पक्ष की तरह बेजोड़ हैं। उन्होंने भाषा में काव्यात्मक भाषा का प्रयोग खूब किया।
जहां बिंब, प्रतीक और लय की प्रधानता दिखती है। उन्होंने अधिकांश रचनाएं वर्णनात्मक शैली में रची, तो कुछ रचनाएं पत्र शैली में भी रची। उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं या उनके द्वारा लिखी गई कहानियां चित्र वाले पत्थर, आंधी और ग्राम गीत आत्मकथा शैली के सुंदर उदाहरण हैं। तो आकाशदीप संलाप शैली के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। निष्कर्ष के रूप में आएंगे, इस तरह से हम देखते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व जयशंकर प्रसाद अपनी रचना में स्वच्छंदतावाद, नाटकीयता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, नारी चरित्रों की बहुलता के सुंदर संयोजन के माध्यम से मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी परंपरा को एक विशेष स्थान दिलाया, जिसे आगे चल करके जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय जैसे लोगों ने बढ़ाने का कार्य किया। तो ये रहा आज के वीडियो में दो बातें। पहली बात, हमने ये देखा कि हिंदी कहानी के विकास का जो दूसरा चरण था वह क्या था। तो उसमें हमने देखा कि इस चरण में दो प्रमुख व्यक्तियों का दबदबा था। एक तरफ मुंशी प्रेमचंद, जिसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात हमने की, और दूसरा था जयशंकर प्रसाद, जिसके बारे में विशेष बातें हमने की, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है। मुंशी प्रेमचंद के बारे में विस्तार से हम लोगों को देखना ही है, इसलिए इस वीडियो में हम लोगों ने मुंशी प्रेमचंद का विशेष जिक्र नहीं किया है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हिंदी कहानी की विकास यात्रा का जो तीसरा चरण है, वो तीसरा चरण कैसे चला आगे, कैसे बढ़ा। और यह एक बहुत ही लंबी यात्रा होगी। हिंदी कहानी की विकास यात्रा का जो तीसरा चरण वाला खंड है, वह एक लंबी यात्रा होगी। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि 3, 4, 5 वीडियो उसमें लग जाएंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा हिंदी कहानी का विकास यात्रा, तो उसके बाद जो सिलेबस में लगा हुआ है हिंदी की कुछ प्रमुख कहानियां, जिसमें आपका मुंशी प्रेमचंद की जो सर्वश्रेष्ठ कहानियां हैं उनको देखेंगे, और एक अन्य पुस्तक है एक दुनिया समानांतर, जिसमें कई व्यक्तियों के कहानियों का संग्रह है, उसको बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और नए खंड के साथ।